नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मैं हूं राहुल हंस चौधरी, आपके लिए हाजिर हूं फिर से लेके आज के बहुत ही एक्सीलेंट स्टोरीज। हम आज कवर अप करेंगे फिर से 6 स्टोरीज, 5 फ्रेश न्यू और एक हम रिवाइज करेंगे बायोटेक किसान प्रोग्राम। ये हम पहले के सेशन में ले चुके हैं और फिर हम देखेंगे एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। तो जो हमारी पहली स्टोरी है वो है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। उस पर प्रधानमंत्री जी की भी अभी प्रतिक्रिया आई है। 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, जानेंगे इन सब पे बातें। आप और हम ही तो भविष्य है ना, यूथ इज द फ्यूचर। सेकेंड, प्रमोशन ऑफ फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स। ये एक तरीके की स्कीम है। क्या है इस स्कीम में, क्यों लाया गया है, इसके बारे में जानेंगे। फिट फॉर 55, ये क्या चीज है, इसको भी समझेंगे कि फिट फॉर 55 क्या है, यानी कि 55 की एज में क्या फिट रहना चाहिए, क्या ऐसा कुछ है क्या। चौथा, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल आई है, तो इस पर हम बात करेंगे। फिर लॉन्जेविटी फाइनेंस हब, तो LFH, एंड फाइनली बायोटेक किसान प्रोग्राम अलोंग विद MCQs फॉर प्रैक्टिस। तो शैल वी बिगिन, स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स रखिए, आराम से सुनिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, MCQs प्रैक्टिस कीजिए और अपना रिजल्ट लेके आइए। राइट, चलिए। पहला है हमारे पास वर्ल्ड यूथ स्किल डे। जैसा मैंने आपको बताया 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। इट वॉज डेजिग्नेटेड बाय द UNGA असेंबली। 2014 में इसको डेजिग्नेट किया गया था। इस बार का थीम याद रखना है आपको, री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। राइट, हो क्या गया है कि पैंडेमिक ने हर चीज को मतलब अफेक्ट किया। टूरिज्म सेक्टर हो, एजुकेशन हो, चाहे जो भी हो, राइट, बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करते चला गया। अब उसमें हो क्या गया कि जो यूथ है आपका, यूथ कहने का मतलब हो गया जैसे कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हो गए या फिर जो मास्टर डिग्रीज कर रहे हैं या कुछ प्रोफेशनल यंग मैनेजर्स अभी अभी बने हैं, यंग टीचर्स अभी अभी बने हैं, तो ये सारा ये यूथ है। तो इनमें क्या हुआ कि इनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज थी, जो एनहांस होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोविड के चक्कर में सब बंद था। तो इन्होंने फिर कैसे किया, इन्होंने किया डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत। अब उसमें आप जानते हैं कि उसमें आधी चीज़ें आती हैं, आधी नहीं आती हैं। इंसान अपने आप को निखार नहीं पाता है, तराश नहीं पाता है जब तक कोई ऊपर से एक चाबुक लेके ना खड़ा हो। राइट, क्योंकि जिस वक्त आप इनडिसिप्लिन होना शुरू हो गए तो आप फिर बेरोजगारी की ओर कदम बढ़ा देंगे। ये एक ऐसा फिलोसफर का कहना है, अभी एट प्रेजेंट जो वर्ल्ड में एक फिलोसफर है उनका ये कहना है कि जिस वक्त आपने अपना डिसिप्लिन तोड़ दिया, आप बेरोजगारी के उस पर चले गए। मतलब फ्रीडम एक तरीके की आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करके देता है। ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, उन फिलोसफर का कहना है। राइट, टू इक्विप यंग पीपल अलोंग अराउंड द वर्ल्ड विद एसेंशियल स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, वर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए, जैसे इसमें क्या है कि इसमें स्किल्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं बिल्कुल बेसिक बात करूंगा, निपुण भारत मिशन पे हमने बात की ही हुई है, जिसमें डिजिटल लिटरेसी, मतलब न्यूमरेसी और क्या कहते हैं लिटरेसी, रीडिंग वगैरह और सिंपल कैलकुलेशंस वगैरह आनी चाहिए। डिजिटल नहीं है उसमें कुछ भी, सिंपल कैलकुलेशंस वगैरह आनी चाहिए, कम से कम इतनी तो आनी ही चाहिए कि आप कैलकुलेट वगैरह कर पाएँ, कुछ पढ़ पाएँ। तो वो निपुण भारत की स्कीम है। अब इसमें क्या है कि इवन जो बच्चे कॉलेज में हैं, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज को छोड़ दें और एकेडमिक कोर्सेज को ही ले लीजिए आप, तो उसमें मोर देन, मतलब ये कह सकते हैं कि मोर देन 70% बच्चे जो हैं उनके लिए इंग्लिश लिखना ही बहुत टफ है। इंग्लिश बोलना भी बहुत टफ है, लिखना भी बहुत टफ है, वो लिख ही नहीं पाते। जैसे मैं आपको एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ, अभी हाल फिलहाल हुआ कि मैथ्स में जब हम पढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई इक्वेशन दी गई है, तो वहां पे आपको अगर एक्स की कोई वैल्यू रखनी है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एक्स की वैल्यू रखनी है तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने वहां पे लिखा गिव द वैल्यू ऑफ एक्स। ये मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि किस तरीके की भारी कमी है मार्केट में, और जिस वजह से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है, वर्क नहीं हो पा रहा है उतना अच्छा, स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही है टू अचीव द इंचियन डिक्लेरेशन। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंचियन डिक्लेरेशन एजुकेशन 2030, जिसमें एजेंडा लिया गया कि टेक्निकल वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, इन सब पे ध्यान देने की जरूरत है, क्वालिटी एजुकेशन देने की जरूरत है, सही से ट्रेनिंग देने की जरूरत है, TVET इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाने की जरूरत है। राइट, दिस विजन इज फुल्ली कैप्चर्ड बाय SDG गोल नंबर 4, जिसका क्या एम क्या है, इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो इसमें भी जो जेंडर डिस्पेरिटी है उसको भी हटाना। जेंडर डिस्पेरिटी कैसे, जैसे कि आपके स्टेम कोर्सेज हैं, स्टेम कोर्सेज जो हैं, स्टेम की फुल फॉर्म बताइएगा कि यहाँ पे स्टेम में इन सभी वर्ड्स का क्या मतलब है। ये आपका पहला सवाल है आज का कमेंट थर्ड में। तो जो स्टेम कोर्सेज है भारत में भी उस तरीके से बूस्ट नहीं हो पाए हैं। यूरोप और अमेरिका साइड में चल रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे, भारत में इसका एक फ्लो अब आना शुरू हुआ है।
तो जो स्टेम कोर्सेज हैं उसमें जो वुमेन है वो बहुत कम है, राइट। वुमेन के जो संख्याएं हैं यानी महिलाओं की, जो आप क्लासिकल एग्जांपल इंजीनियरिंग कॉलेजेस ले लीजिए ना, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी लड़कियां कितनी कम होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जेंडर डिस्पैरिटी क्रिएट करता है जिसे एलिमिनेट करने की जरूरत है। अब भारत का विजन इसमें क्या है, तो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि वो 75 नए जन शिक्षण संस्थान JJS इसको क्रिएट करेंगे और एक पोर्टल बनाएंगे जो इसको अपडेट कर रखेगा, इसको मतलब ऑपरेट करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है जी। किसको देनी है? जो पढ़ा लिखा नहीं है या जिसने अभी पढ़ना पढ़ना हल्का हल्का शुरू किया है। दिस इज कॉल्ड नियो लिटरेट्स। जो नहीं है बिल्कुल पढ़ा लिखा तो नॉन लिटरेट्स, उनके लिए करिकुलम लॉन्च करेंगे, उनके लिए कोर्सेज डिजाइन करेंगे, उनको सिखाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, गांव गांव तक जाके देंगे। तो ऐसे 75 नए जन शिक्षण संस्थान बनाने की बात उन्होंने कह दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यूनेस्को की बात माने तो स्कूल बंद हो चुके थे जैसा मैंने आपको बताया, उसके कारण फिर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पे लोगों को जाना पड़ा, ऑनलाइन प्रोग्राम पे लोगों को जाना पड़ा। अब उसमें क्या होता है, उसमें स्किल्स जो है उतने अच्छे तरीके से डेवलप हो नहीं पाते, और इस तरीके का जो सर्वे वगैरह किया गया तो उसमें भी काफी मतलब गिरावट देखी गई कि जो एक कॉमन वे है इम्पार्टिंग स्किल्स वो कहीं ना कहीं गिर गई। यूथ एम्प्लॉयमेंट फेल 8.7% लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड-19 कंपेयर्ड विद 3.7% फॉर द एडल्ट्स, जो कि बहुत बड़े बड़े ये फिगर है और खतरनाक फिगर है। दूसरे इनिशिएटिव्स स्किल डेवलपमेंट को लेकर भारत में जो अभी तक किए गए हैं, हाल फिलहाल की अगर सरकार की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 3.0 भी मतलब स्टार्ट कर दिया गया। इसके बाद संकल्प है, संकल्प से सिद्धि हमने किया था ना मिशन बंधन पिछले ही सेशन में। इट्स फोकस इज ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल स्किलिंग इकोसिस्टम थ्रू कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच इज कोलैबोरेटेड विद द वर्ल्ड बैंक। तो ये सब जो है चीजें आपको ध्यान रखनी है। दिस इज फ्रॉम दिस स्टोरी। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब ऑब्जर्व की जाती है? 15 जुलाई को ऑब्जर्व की जाती है। थीम याद रखिएगा, री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। दिस इज द थीम फॉर दिस ईयर। अगली स्टोरी पे बात करें तो अगली स्टोरी है हमारी प्रमोशन ऑफ फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स। अब ये एक तरीके की एक स्कीम है जिसको कैबिनेट ने भी हाल फिलहाल मंजूरी दे दी। इस स्कीम में क्या है कि कुछ मतलब एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। किनको? तो इंडियन शिपिंग जो कंपनीज हैं उनको की जा रही है। टेंडर वगैरह लिया जाता है तो उसमें उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, और एक किसके द्वारा दी जाएगी? तो सरकार मतलब कैबिनेट तो ने तो मंजूरी दे दी, लेकिन जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं वो इसमें मदद करेंगी, PSUs इसमें मदद करेंगे, राइट, क्योंकि सरकार का भी तो कार्गो आता जाता रहता है ना पानी के जहाजों से। द बजटरी सपोर्ट वुड बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न। द सब्सिडी सपोर्ट वुड बी एक्सटेंडेड ओनली टू दो शिप्स विच हैव बैक द अवार्ड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। अब स्कीम को लाया क्यों गया? देखिए, स्कीम को लाने का जो सबसे पहला कारण है नौकरियों का सृजन करना। नौकरियों का सृजन कैसे होगा? नौकरियों का सृजन ऐसे होगा कि जब इस पे काम होगा, यानी ये जो आपकी इंडियन शिपिंग कंपनी जब अच्छे से काम करेगी तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लेगी इंडियन सी फारर्स के रूप में। उसके बाद फिर जो कैडेट्स वगैरह वहाँ पे जाएंगे उनको ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी, तो एक स्किल डेवलपमेंट होगी उनकी। तो जो यंग यंग लड़के लड़कियां हैं उनको भी आप इसमें काम में लगाएंगे। तो घूम फिर के जो सारी बात है वो ये है कि आपका एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दूसरा आपका स्किल डेवलपमेंट, तीसरा आपका इकोनॉमी की हालत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। क्योंकि कोई एक सेक्टर भी अगर अच्छा करता है तो अच्छा लगता है, सभी सेक्टर अगर डाउन हो जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा भारत की इकोनॉमी को। भारत की अर्थव्यवस्था ही ऐसी है, विकास द इनविजिबल मैन, राइट। द इंक्रीज इन इंडियन फ्लीट विल ऑल्सो जनरेट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज, जैसा मैंने आपको बताया, सच एज शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, रिक्रूटमेंट, बैंकिंग वगैरह, इन सब पे भी कोऑर्डिनेट वगैरह करता है। इंडियन की भारत की GDP पे तो करते ही करते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन को देखें तो आपको मालूम है कि जो भारत की तटीय रेखा है उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? उसकी लंबाई है 7,500 किलोमीटर। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक एग्जिम बैंक्स होते हैं जो ट्रेड में मदद करते हैं, राइट। जैसे मुझे बांग्लादेश के साथ करना है तो बांग्लादेश के साथ अगर मुझे ट्रेड करना है तो अगर मुझे कोई इस तरीके का लोन चाहिए तो वहाँ पे एग्जिम बैंक की जो जरूरत पड़ती है। दिस ट्रेड इज कॉल्ड बेसिकली एज एग्जिम ट्रेड। एग्जिम ट्रेड में आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जैसे आप थोड़े 5-7-10 साल पहले अगर किसी से पूछते, 5-7-10 साल तो बहुत कम बता रहा हूँ, मतलब 80s के दशक में आप किसी से पूछते जब ऑर्गेनाइज क्राइम्स वगैरह काफी क्रिएट की जा रही थी कि आप भाई साहब क्या बिजनेस करते हैं, तो बोलते हैं भैया हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाले हैं। तो ऐसी ऐसी बातें वो लोग करते थे, राइट। तो इसमें भी उन्होंने, सरकार ने काफी मदद की है। 100% की जो FDI की जो पॉलिसी है शिपिंग में वो लागू कर दी 1997 से ही की बल्कि, राइट। और भी बहुत सारी इसमें जो चीजें दी गई हैं इसको आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। कुछ इसमें टेक्निकल डेटाज हैं, टर्म्स वगैरह हैं, इनको आपको देख लेना है, राइट। सो दिस इज फ्रॉम स्टोरी नंबर 2, प्रमोशन ऑफ फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स। तीसरी अगर स्टोरी पे हम बात करें तो फिट फॉर 55। देखिए दोस्तों क्या है, ये एक यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन कमीशन का बेसिकली एक नया क्लाइमेट लॉ है। द यूरोपियन यूनियन हैज अनवेल्ड सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट
एम्बिशियस प्रपोजल्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एम्बिशियस टारगेट्स ले लिए हैं क्लाइमेट को लेके और उसको नाम दे दिया है फिट फॉर 55। फिट फॉर 55 का मतलब क्या है कि इनका जो टारगेट है कि 55% से हम रिड्यूस कर देंगे कार्बन एमिशंस, कब तक? 2030 तक, कंपेयर्ड विद द 1990 लेवल्स, राइट। अब इसको इन्होंने पर्सनल और कमर्शियल दोनों लेवल पे ले लिया है। कार्स विद कंबंशन इंजन्स फॉर एग्जांपल वुड नॉट बी प्रोड्यूस विद इन द ब्लॉक फ्रॉम 2035। अब इस वजह से ये एम्बिशियस कहला जाता है कि ये कह रहे हैं कि 2035 है तो भैया हम करेंगे ही नहीं। अब मेरी आप एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2021 में ही इतने अच्छे उफान पे आ रहे हैं, अभी आए नहीं है, आ रहे हैं, तो 5-7 साल में तो वो आ ही जाएंगे, तो फिर तो आप वैसे भी नहीं करोगे, तो इस प्रपोजल का उतना कोई खासा मतलब है नहीं। और यूरोप जैसा देश जहाँ पर ईवी आराम से बंदा अफोर्ड कर सकता है, उस तरीके की सड़कें बनी हुई हैं, उस तरीके की फ्रीडम्स हैं, तो वहाँ पर इस तरीके के मतलब प्रपोजल को अपने रिपोर्ट में लेके आना, अपने लॉ में लेके आना, कहीं हद तक मुझे तो ठीक नहीं लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लेकिन फिर भी सुनने के लिए अच्छा है। मतलब गालिब ने कहा था ना, दिल को खुश रखने को गालिब, ये ख्याल भी अच्छा है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वुड बी ऑफर्ड टू कंट्रीज दैट रिप्लेस ट्रेडिशनल फ्यूल विद सस्टेनेबल अल्टरनेटिव इन एविएशन एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह। फिर इसमें मिनिमम टैक्स रेट पेट्रोल और गैसोलीन फ्यूल्स के लिए ये लोग लगाएंगे और उसको सिग्निफिकेंटली जो है इंक्रीज भी करते जाएंगे ताकि लोग कम इस्तेमाल करें इस तरीके की गाड़ियों का। अब इसमें उन्होंने कार्बन बॉर्डर का कंसेप्ट भी लेके आए हैं, फिट फॉर 55, जो मतलब इनका एक क्लाइमेट लॉ है। इसमें कार्बन बॉर्डर का भी कंसेप्ट है कि अगर आप ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट करेंगे तो उस हिसाब से फिर आप पे कुछ टैरिफ्स जो है वो चार्ज किए जाएंगे। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन बॉर्डर, राइट। द प्लान इज टू डिस्करेज यूरोपियन यूनियन कंपनीज फ्रॉम इंपोर्टिंग चीपर मटेरियल्स फ्रॉम प्लेसेस वेयर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स आर वेरी 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 लो। अब इसमें आता है EU ETS, 2005 में इसको बनाया गया। इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम है कि ये नजर रखेगा कार्बन एमिशंस कंपनीज पे, राइट, कि आप सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितना प्रोड्यूस किया कार्बन हर साल। इफ अ कंपनी गोज ओवर दे आर फाइन, फिर उन पे चार्ज लगाएंगे। तो एक तरीके से रेगुलेटर बॉडी आप यहाँ पे से कह सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बाय अलाउंसेस फ्रॉम अदर्स इन द ETS रोल्ड ओवर अनइशूड अनयूज्ड अलाउंसेस, नॉट इशूड, अनयूज्ड अलाउंसेस, राइट। अब ग्लोबल चैलेंज तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट आगे बढ़ रहा है और बहुत चिंता का विषय है। और कोरोना के बाद तो अब अगली जो मतलब ध्यान जो सब पे जाएगा, अखबार के पन्नों से लेकर, पॉलिसी मेकर से लेकर, एनवायरमेंटलिस्ट से लेकर, वर्ल्ड वाइड बातें कर रहा हूँ मैं, तो सारा ध्यान जो है वो क्लाइमेट पे ही जाने वाला है, राइट। और ये उस स्कीम की थोड़ी सी एक झलकी है कि किस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को मर्ज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, और इनको इन्होंने नाम दिया है फिट फॉर 55 जंबो पैकेज, राइट। अगली स्टोरी पे आते हैं। तो रिपोर्ट है बेसिकली स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 की रिपोर्ट। जाहिर सी बात है, सवाल पहला लाजमी यही आएगा जहन में कि रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। तो FAO इसे रिलीज करती है। इसका हेडक्वार्टर आप बता दीजिएगा कि सेकंड सवाल मैंने आज आपसे पूछा है कि FAO का हेडक्वार्टर है तो है कहाँ। ग्लोबली प्रोग्रेस इज बीइंग मेड फॉर सम फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। कुछ हद तक तो मतलब कुपोषित से लड़ा गया है, लेकिन उस ट्रैक पे नहीं है विश्व जिस ट्रैक पे होना चाहिए था, क्योंकि 2030 के जो आपने इंडिकेटर सेट किए हुए हैं, आप उस ट्रैक से भटक चुके हैं, ऐसा ये रिपोर्ट कह रही है कुछ अपने डेटा सेट्स को स्टडी एनालाइज करने के बाद। दिस रिपोर्ट प्रेजेंट्स द फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन फॉर 2020 and highlight the needs for a cheaper reflection on how to better address the global food security and the nutrition situation। अब 2020 में कोरोना आया, कोरोना आने के बाद तो मतलब गरीबी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, राइट। जैसे होता है ना, लॉकडाउन आते ही लोग क्या कहते हैं, जैसे मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन करते कहा था, भाई लॉकडाउन आ रहा है, भुखमरी बढ़ेगी। तो आप समझ रहे हैं, इस तरीके से हंगर जैसी चीजें आती हैं, तो ये कॉमन लोगों को भी समझ में आता है कि यार अब ऐसी पॉलिसीज अगर लेके आएंगे लॉकडाउन वगैरह और इकोनॉमी को एकदम से डाउन करने की बातें की जाएंगी, काम एकदम से ठप पड़ जाएगा, ले ऑफ करने शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो फिर हंगर पे तो जाहिर है पॉवर्टी उसी का एक स्वरूप है। मतलब पॉवर्टी इज अ बिगर एस्पेक्ट ऑफ अ हंगर, राइट। इट इज प्रोजेक्टेड दैट बिटवीन 720 एंड 811 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड फेस्ड हंगर सिर्फ एक साल में, 2020 में। समझ पा रहे हैं आप इस आंकड़े को? कितना खतरनाक आंकड़ा है ये, 720 और 811 मिलियन पीपल। न्यू प्रोजेक्शंस कंफर्म दैट हंगर विल नॉट इरेडिकेट बाय 2030 SDG गोल्स में लिया गया है, राइट। गोल नंबर कौन सा है जरूर बताइएगा, गोल नंबर कौन सा है SDG में पॉवर्टी को लेके, हंगर को लेके। अनलेस बोल्ड एक्शंस आर टेकन टू एक्सेलरेट द प्रोसेस, स्पेशली एक्शन टू एड्रेस इनइक्वालिटी इन द एक्सेस टू फूड। अब देखिए सारे इंटरलिंक्ड है, आप इसमें पॉवर्टी देखिए, हंगर देखिए, आप इसमें इनइक्वालिटी देखिए, सारे इंटरलिंक्ड है ये। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ दिस all the three terms which I had said recently।
डेटा सेट्स की अगर इनमें बात करें तो कुछ आंकड़े इस रिपोर्ट में है, रिपोर्ट है तो आंकड़े होंगे ही। 660 मिलियन पीपल जो है 2030 में अभी भी भुखमरी के शिकार में रहेंगे। अगर कोरोना नहीं आया होता तो 630 रहते, 30 मिलियन पीपल का इसमें इजाफा हो गया, राइट। अभी भी नियरली 1 in 3 पीपल इन द वर्ल्ड डिड नॉट हैव एक्सेस टू एडिक्वेट फूड इन 2020। तो ये है मतलब आज की सच्चाई, ये है कहानी जो ये रिपोर्ट बयां कर रही है। इसको आराम से वीडियो को पॉज करके बाकी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा कुछ डेटा वगैरह, आपको ऐसे राइटिंग में पूरी तरीके से मदद होगी। अभी कुछ एग्जाम्स हो रहे हैं जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर का ऐसे राइटिंग आ रहा है, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल मदद करेंगी, राइट। चलिए, तो ये उस रिपोर्ट की थोड़ी सी झांकी थी जो मैंने आपको दिखा दी। हेडक्वार्टर का नाम तो रिपोर्ट से पता ही चल गया होगा। अगली स्टोरी पे आते हैं, लॉन्जेविटी फाइनेंस हब। लॉन्जेविटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? लॉन्जेविटी का मतलब होता है लंबे समय तक। फाइनेंस मतलब वित्तीय चीजें, हब मतलब उन चीजों को बनाना, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पे लंबे समय तक फाइनेंसिंग की जा सके। यही है इसका मतलब। आईएफएससी ने इसकी मतलब पूरी जिम्मेदारी उठाई है। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्जेविटी फाइनेंस हब इन गिफ्ट सिटी आईएफएससी, राइट। लॉन्जेविटी फाइनेंस हब में क्या होगा कि सिल्वर जो इकोनॉमी है, सिल्वर जनरेशन जो है, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको केटर किया जाएगा कि आप वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों को करते रहिए और फाइनेंस हब बनाते रहिए। ग्लोबल एस्टिमेट सजेस्ट दैट देयर आर 1 बिलियन पीपल इन द सिल्वर जनरेशन। सिल्वर जनरेशन आप जानते ही हैं, जो मतलब 60 और उससे ऊपर को सिल्वर जनरेशन कहते हैं। देयर combined spending power is worth $15 trillion and the size is ever expanding। तो हो ही रहा है। अगर आप यूरोप वगैरह के देशों को देखेंगे तो वहां पे भी ये चीजें हो रही है, तो उसका कॉन्सेप्ट उठा के ये भारत में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैं आपको एक बात बताऊं, कोरोना की वजह से ट्रेडिंग वगैरह काफी बढ़ गई है, ठीक है, बहुत मतलब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो बंदे भी जो पहले जिनके पास समय नहीं था, काम पे जाते थे डेली, ठीक है। एक सिंपल बैंगलोर वाले गाय की बात अगर मैं करूं कि सिंपल बंदा सुबह सुबह उठेगा, काम पे जाएगा, थका मारा आएगा, फिर घर पे सोएगा और फिर अगले दिन फिर यही प्रोसेस दोहराएगा। वो बंदा भी आजकल ट्रेडिंग कर रहा है। ट्रेडिंग के इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतने सारे ऐप्स आ गए हैं कि इसमें इजाफा देखते देखते फिर ये इस तरीके की पॉलिसी जब आती है ना, तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। दीज आर कनेक्टिंग द डॉट्स। Development in medicinal science and technology will support extending lifespan and longevity of the silver generation. It is estimated that by 2040 there will be more members of the silver generation than people under 20. This demographic change will throw open new challenges and opportunities, especially in the areas of wealth management, health insurance, and other investment products, thus necessitating the dedicated longevity finance hub। तो ये ध्यान आपको रखना है, IFSC से रिलेटेड है। आज एक सवाल IFSC पे भी मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ। और फाइनली एक रिवाइज कर लेते हैं, बायोटेक किसान प्रोग्राम मतलब एग्रीकल्चर प्लस बायोटेक्नोलॉजी। ये एक तरीके का प्रोग्राम है जो 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका मतलब है बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क, पैन इंडिया का है, एक तरीके का हब एंड स्पोक मॉडल है जिसमें इनोवेशन, नवाचार, उद्यमिता, इस तरीके की जो स्किल्स हैं वो फार्मर्स में डेवलप की जाएंगी, वुमन फार्मर्स में डेवलप की जाएंगी, उनकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बूस्ट किया जाएगा और चीजों को मतलब देखा जाएगा कि कितना अच्छा ये आगे फ्लरिश कर रहा है। एक विजन लेके चल रहे हैं बायोटेक किसान प्रोग्राम के तहत। फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बायो कृषि इनोवेशन साइंस एंड एप्लीकेशन नेटवर्क। ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि आती है एमएसटी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, उसके तहत आई है। इन दिस स्कीम 146 बायोटेक किसान हब्स हैव बीन डेवलप्ड, जिसमें 15 मतलब जो कि सारे 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं और 110 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर अप ये लोग कर लेंगे। तो 146 बायोटेक किसान हब्स बनाने की बात की गई है। दिस स्कीम हैज बेनिफिटेड ओवर 2 लाख फार्मर्स फॉर बाय इंक्रीजिंग देयर आउटपुट एंड इनकम। एट प्रेजेंट एमएसटी फोकसेस ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन as they have 70% of its workforce engaged in agriculture and allied sector for livelihood, राइट। बायोटेक्नोलॉजी आप जानते ही हैं, मतलब जिस तरीके से एक तरीके की ये प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी ना, टूल्स की तरफ पे आता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हो गए, आपके बीटी कॉटन वगैरह जो हो गए, वो सब इसका मतलब एक पार्ट आते हैं, राइट। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फ्रेंड्स? इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि डिसएडवांटेजेस में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं जो आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है ना, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, वो एक चिंता का विषय रहता है। फिर प्लांट स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी को लेकर एक चिंता रहती है कि वो डाइवर्सिफाई होना छोड़ दें। एंड पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग सुपर वीड्स जो है, इसका कॉन्सेप्ट भी सामने आ जाता है। सो दिस इज बायोटेक किसान प्रोग्राम। आपको ईयर याद रखना है, कौन मिनिस्ट्री इसको रिलीज कर रही है याद रखना है, और मोटी मोटी इसमें किसमें है क्या और किस तरीके से ये आगे काम करेगा, ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स में
सेक्शन में सवाल आएगा तो इससे सवाल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, राइट। तो एक बार फिर से आपको मैं सारे के सारे दिखा देता हूँ स्टोरीज। पहली, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। दूसरा, प्रमोशन ऑफ फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स। तीसरा, फिट फॉर 55। चौथा, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट। एंड फिफ्थ, लॉन्जेविटी फाइनेंस हब। एंड फाइनली, बायोटेक किसान प्रोग्राम। आते हैं अपने एमसीक्यूज पे। कल हमने जो आपसे सवाल पूछे थे, पैरासेल आइलैंड, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये बहुत ही डिस्प्यूटेड आइलैंड है और ये लोकेटेड है साउथ चाइना सी। हाँ, वही 9 डैश लाइन वाला जहाँ दादागिरी चलती है भाई साहब की, ठीक है। तो साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। डिस्प्यूट क्या है फिर कभी बात करेंगे इस पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। आरबीआई ने भी हाल फिलहाल रिटेल डायरेक्ट स्कीम लेके आए हैं, उनको भी किसी अगले सेशन में, आने वाले सेशन में मैं कवर अप कर लूंगा। इस स्कीम का जो एम है, क्या ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो दिस इज, इसको तो सिरे से खाली कर दो यार। अभी कोरोना का समय चल रहा है, ऐसी स्कीम क्यों लेके आएगा आरबीआई? खुद लॉजिकली भी तो सोच सकते ना। अगर यूपीएससी के पेपर में सवाल आया होता तो लॉजिकली भी सोच सकते थे, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, राइट। एंड सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड इज, it will not allow registered users to access for primary issuance in the government securities, जो कि बिल्कुल गलत है। ये भी गलत है, तो यहाँ पे मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी। ये स्टेटमेंट भी गलत है दोस्तों, क्योंकि ये अलाउ करता है रजिस्टर्ड यूजर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इशुएंस के लिए प्राइमरी लेवल पे, तो ये स्कीम अलाउ करती है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर इज डी, राइट। इसको सही कर लीजिएगा। पायरम भारतीयेंसिस, इसे भी हमने कवर अप किया हुआ है। मॉस प्लांट है, अंटार्कटिका में मिला था, प्लांट स्पीसीज में काउंट होता है। सो दिस इज प्लांट स्पीसीज, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। और आज के 3 सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। आईएफएससीए पे पहला सवाल है, इट इज अ यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन इंडिया। सेकंड, गिफ्ट आईएफएससी इज द मिडिल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन द इंडिया। कौन सा कथन इसमें से सत्य है, ये आपको बताना है। पहला, दूसरा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। थ्री गर्ल्स, एंशिएंट स्टोरी टेलर एंड इन द लेडीज एनक्लोजर, ये पेंटिंग्स है दोस्तों, किताबों के नाम नहीं है। आपको लगा होगा किताबों के नाम है। दीज आर द फेमस पेंटिंग्स ऑफ, किसके हैं ये? नंदलाल बोस, जेमिनी रॉय, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, तो बेसिक डेफिनेशन ही आपसे पूछ ली गई है कि अगर आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, ध्यान रखिएगा, रिन्यूएबल सोर्सेज से जो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उससे जो हाइड्रोजन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? पिंक, ग्रीन, ब्लू या ब्लैक हाइड्रोजन, क्या कहेंगे? क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है और ये हमने कवर अप कर लिया है अपने पीआईबी के सेशंस में। मजा आया? चलिए, इकोनॉमिक क्रैकर का कोर्स चालू है, अद्भुत कोर्स है, आइए एनरोल कीजिए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी आपके लिए चालू हैं, अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कीजिए, दोस्तों को भी कराइए। हर कोर्स में 10 दोस्तों को मतलब रेफर कीजिए कि आइए ज्वाइन कीजिए और अपना प्यार एंड सपोर्ट बना के रखिए। हम इसी तरीके से आपके लिए मेहनत कर करके बढ़िया से बढ़िया सेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।